नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, मददगार साबित होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर कोई और अन्य परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। सबसे पहले हम कथनों को देखेंगे, क्योंकि कथनों से आजकल परीक्षाओं में अधिक प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह कथन किस विद्वान का है, किस साहित्यकार का है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा कहा गया है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये कथन जो है हम बार बार हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आने वाले जितने भी हमारे विद्वान हैं, जिसने भी साहित्य के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं, हम समझेंगे, करेंगे। तो क्योंकि परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो जहाँ से हमारी जो जिसकी नींव होती है, जो कहते हैं ना कि नींव को मजबूत कर लेते हैं, तो हमारा संपूर्ण भवन मजबूत हो जाता है। तो इसलिए हमें हर एक जब अपने तैयारी को करना है तो अपनी नींव को पकड़ में रखते हुए, नींव पर पकड़ बनाते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। समझ बेस के साथ प्रश्नों को करते हुए चलना है, ताकि आपको परीक्षा में आगे जब प्रश्न देखने को मिले तो इन्हीं प्रश्नों में से जब घुमा फिरा कर भी प्रश्नों को पूछा जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्गों की मुक्ति को होना चाहिए। तो साहित्य का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? दबे कुचले वर्गों की मुक्ति होना चाहिए। तो ये कथन किसने कहा है? साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले वर्गों की मुक्ति किसने कहा है ये होना चाहिए? ये कहा गया है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा कहा गया साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा कहा गया। हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली ये किसने कहा है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा कही गई ये पंक्तियाँ है। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। जो साहित्यकार होते हैं वे देशभक्ति और राजनीति के पीछे केवल चलने वाली सच्चाई ही नहीं, बल्कि वो जो है उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली मशाल है। किसने माना है साहित्यकार को? ये कहा है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। साहित्यकार को उन्होंने देशभक्ति और राजनीति के पीछे केवल चलने वाली सच्चाई ही नहीं, बल्कि उनके आगे चलने वाली जो मशाल को सच्चाई, जो आगे चलने वाली मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई बताया है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न में देखते हैं तो किसका कथन है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी का। नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सामान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये कथन किसने कहा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य और आध्यात्मिक छाया का भान ही मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन कहा है छायावाद के संबंध में नंदुलारे वाजपेयी जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला कथन हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु से लेकर भिक्षु, हाथी पर्यंत पशु, यानी छोटे से छोटे जो पशु है, छोटी से छोटी जो चींटी है, चींटी से लेकर जो है हाथी तक जो है, हाथी पशु, भिक्षु से लेकर जो है राज पर्यंत, जो राजा होते हैं राजभोग करते हैं, भिक्षु मतलब भिखारी से लेकर के राजाओं तक, मनुष्य बिंदु से लेकर
सूर्य अनंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी कविता हो सकती है। तो सभी की सभी को क्या बताया है इन्होंने कि कहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक जब आप नज़र डालते हो, देखते हो, तो जैसे कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षु से लेकर राज पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर सूर्यपन, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी जो है क्या हो सकती है, कविता हो सकती है। ये कथन कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला कथन देखते हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा रीति मुक्त कवि घनानंद के बारे में। बढ़ते हैं आगे, अगला कथन देखते हैं भाई। किसी कवि का यश उनकी रचनाओं का परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी द्वारा बिहारी के विषय में कहा गया कि किसी कवि का जो यश होता है उनकी रचनाओं के परिमाण मतलब उनकी रचनाओं की संख्या के आधार पर हम नहीं कह सकते कि उनके जो ये जैसे किसी कवि ने लगभग जो है 500 रचनाएं की है, कोई एक रचना में ही प्रसिद्ध हो गया, तो ऐसा नहीं है कि संख्याओं के आधार पर हम देखेंगे कि उस कवि का यश कितना है। उसकी रचना के आधार उसकी रचना को आधार बनाकर हमें पता चलता है उस कवि के यश का। तो ये बात कही है बिहारी के विषय में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि बिहारी जी द्वारा लिखी गई बिहारी सतसई रचना जो है केवल एक रचना के आधार पर बिहारी जी को काफ़ी हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला कथन है जो कि हम बार बार प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ भी चुके हैं। तो पहले जिसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। किसके द्वारा कहा गया कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं शुक्ल जी का अगला कथन। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली, अतः चिंतामणि का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अर्थात जो है रीतिकाल का आरंभ, चिंतामणि का आरंभ नहीं, जल्दबाजी में हम शब्दों को इधर उधर बोलते हैं, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो देख लेते हैं, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से होनी चाहिए, अतः रीतिकाल का आरंभ भी उन्हीं से मानना चाहिए। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का आरंभ जो है किससे माना है? चिंतामणि से माना है। रीतिकाल के प्रवर्तक कर्ता कौन माने हैं? चिंतामणि माने गए हैं शुक्ल जी के अनुसार। वैसे केशवदास जी को माना जाता है रीतिकाल का प्रवर्तक, तो ये आपको ध्यान रखना है अगर शुक्ल जी के अनुसार पूछ लिया जाए चिंतामणि। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उनकी परमात्मिकता की अनुभूति करने वाले हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये कथन कहा है, कबीर का जो गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति करने वाले हैं। तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को जो है अधिक महत्व दिया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इस काल को कलाकाल नाम देना समाचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियाँ, विचारधाराएँ और ललित शिल्प की साधनाएँ दृष्टिगत होती हैं, उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। ये कहा है किसके द्वारा कहा गया है?
राम कुमार वर्मा जी के द्वारा ये कहा गया है। राम कुमार वर्मा को जो है कला काल नाम दिया है रीतिकाल को। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस विद्वान द्वारा रीतिकाल का नामकरण क्या कहा गया, आदिकाल को किस विद्वान ने क्या कहा है। तो सभी नामकरण संबंधी हम जो है पहले कर भी चुके हैं और आगे भी प्रश्न उत्तरों के माध्यम से बार बार रिवीजन कर लेंगे। त्रिलोचन ने रीतिकाल को जो है अंधकार काल नाम दिया है, और जिस प्रकार से रीतिकाल नाम दिया है रीतिकाल को जो है डॉक्टर नगेंद्र जी ने, इस प्रकार से हर एक विद्वान के अनुसार आप लोगों को ये ध्यान रखना है किस विद्वान द्वारा जो है किस काल को क्या नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ से भी जो है नामकरण संबंधी भी एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। रीतिकाल का सम्यक परिवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। तो ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद ने। विश्वनाथ प्रसाद जी द्वारा ये कथन कहा गया है कि रीतिकाल का सम्यक परिवर्तन केशवदास जी द्वारा ही हो गया था। विश्वनाथ प्रसाद व अन्य विद्वानों ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, केशवदास जी को, और शुक्ल के अनुसार दे दिया जाए तो चिंतामणि को। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। केशवदास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया, इसमें संदेह नहीं। काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले आचार्य केशवदास ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा पर वह केशव की कवि प्रिया से प्राय 50 वर्षों पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। तो वह कोई एक अलग आदर्श को लेकर, केशवदास के आदर्श को नहीं। केशवदास जी के संबंध में ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। तो शुक्ल ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, इसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। तो ये कथन कहा गया वासुदेव सिंह ने। डॉक्टर वासुदेव ने घनानंद के संबंध में कहा है। उसके बाद देख लेते हैं घनानंद के ही संबंध में शुक्ल जी का कथन। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक और जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद जी के संबंध में जो है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया कथन है। अगला कथन देखते हैं। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो ये कहा है निराला जी ने, जो कि छायावाद के अंतर्गत प्रमुख कवियों में शामिल है। छायावाद के 4 तत्वों में महेश नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। छायावाद के जितने ये 4 स्तंभ हुए हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेवी वर्मा, इनको ब्रह्मा, महेश और विष्णु तथा दुर्गा के नाम से जाना जाता था। तो निराला जी ने वैसे मुक्तक छंदों के प्रवर्तकता भी माने गई है निराला जी, और निराला ने छायावाद के अंतर्गत में रहकर ही मुक्त छंदों से रचना करने की शुरुआत कर दी थी। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे, छंद मुक्त कविताओं को उन्होंने स्वीकार किया था। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, प्रश्न नंबर 19। मुझे प्रोफेसर के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। तो मुझे प्रोफेसर के बीच छायावाद सिद्ध करने पड़ेगा, ये कथन काफ़ी बार परीक्षाओं में हमें देखने को मिला है। इम्पोर्टेंट कथन है निराला जी का। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा, तभी शौचन छंद में छाया अंकित हुई। तो महादेवी वर्मा जी द्वारा कहा गया कथन है। उसके बाद देख लेते हैं। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। इसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। छायावाद के संबंध में उन्होंने जो है छायावाद एक विशाल जो है सांस्कृतिक चेतना का परिणाम इन्होंने बताया है, और जो है जिसमें कवि की जो भीतरी आकुलता से ही नवीन भाषा शैली ने अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ पर व्यक्त किया है। बढ़ते हैं आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कथन है। उसके बाद देख लेते हैं कथन नंबर 22। इस कविता ने
जीवन के सूक्ष्म मूल्यों की प्रतिष्ठा द्वारा नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर एक बृहद समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया है। उसकी समृद्धि की समता हिंदी का केवल भक्ति काव्य ही कह सकता है। ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। इस कविता के ने जीवन के सूक्ष्म मूल्यों की प्रतिष्ठा एवं नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर एक बृहद समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया है और उसकी समृद्धि की समता हिंदी का केवल भक्ति काव्य ही कह सकता है। तो ये जो है डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा कहा गया कथन है। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है, जिसका आरंभ व्यक्ति के मनुष्य को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। डॉक्टर नामवर सिंह जी द्वारा कहा गया कथन है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। छायावादी कवि सुंदर शब्द संचय द्वारा अपनी रचना में आकर्षण, सजावट तथा संगीत उत्पन्न करना चाहता है। अनुभूति को व्यक्त करना मुख्य ध्येय नहीं है। ये कहा है देवराज जी ने। देवराज एक कवि हुए हैं छायावाद के अंतर्गत ही। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 25। प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। तो ये प्रगतिशील कविता के संबंध में किसने कहा है? पंत जी द्वारा कहा गया कथन है। आपको इनको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो जो है तथ्य याद नहीं रह पाता है। हम जो है परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, क्योंकि कुछ एक काल से संबंधित या एक विचारधारा से संबंधित जो है थोड़े बहुत डिफरेंट पर थोड़ी बहुत जो भिन्नता के आधार पर जो है एक दूसरे से मिलती जुलती हुई अलग अलग विद्वानों द्वारा विचार रखे गए हैं, तो उनमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये विचार जो है ये कथन किस विद्वान का है। तो आपको एक एक प्रश्नों को बार बार रिवाइज करना है। यही इसका जो है एक जो सॉल्यूशन है, ताकि आप परीक्षा में प्रश्नों को गलत ना कर पाओ, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ जो है हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे अधिक से अधिक प्रश्नों के रिवीजन करते हुए, अधिक से अधिक टॉपिक वाइज प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा ही रही हैं। DEET TGT PGT हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हमारे चले हुए हैं, एक एक प्रश्नों के साथ उसका विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को देख लेना, तो ये आप लोगों की हर एक परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा देने जा रहे हो, या फिर NTA NET की परीक्षा देने जा रहे हो, या फिर जो है कोई अदर परीक्षा आप लोग हिंदी संबंधी देने जा रहे हो जिसमें साहित्य से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों की हमारी जो प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्राणानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, वैसे कुछ वैसा ही रचाव मुक्ति बोध में देखने को मिलता है। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा कहा गया कथन है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर की तुलना किससे की है? मुक्ति बोध से। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन देख लेते हैं। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य की अनुप्रणीत और एक दूसरे के पूरक है। तो ये पंत जी द्वारा कहा गया कथन है। प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं हैं। न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है, ठीक उसी तरह कविता का कोई वाद नहीं, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। अज्ञे जी ने कहा था ये कथन कि प्रयोगवाद जो है, जो प्रयोगवाद नाम दिया गया, तो प्रयोगवाद अपने आप में कोई वाद नहीं है। तो ये कहा अज्ञे जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि है। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है, दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान और समयायिक है। दोनों
में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा, रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा कहा गया है बच्चन और दिनकर जी के संबंध में। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला कथन आप लोगों को पता ही है शुक्ल जी का साहित्य के बारे में कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक उन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ अपना सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ये कहा गया। उसके बाद देख लेते हैं अगला कथन। भारतेंदु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छंद रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कथन कहा है शुक्ल जी ने भारतेंदु जी के संबंध में ये कहा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। विद्यापति शिव थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तियों की परंपरा में न समझना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। विद्यापति की जो पदावली में जो पद है उनको जो है श्रृंगार की दृष्टि से उन्होंने इसकी रचना की है, भक्त के रूप में नहीं की। ये आपको ध्यान रखना है। विद्यापति जो है वैष्णव नहीं थे, वे शिव थे, शिव की भक्ति करते थे। जो उनके विद्यापति की पदावली में हमें राधा कृष्ण के पद हमें देखने को मिलते हैं। ये जो है उन्होंने जो है एक श्रृंगारिक परिरचना के एक श्रृंगारिक परिरचना की दृष्टि से उन्होंने इसकी रचना की है। एक भक्त के रूप में उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति करते हुए भक्त के रूप में उन्होंने पदावली की रचना नहीं की, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद देख लेते हैं कथन नंबर 34। मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही उसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अंततः अनुभवों का विश्लेषण है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया कथन है। आई होप आप लोगों को ये जो कथन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक किया करो, लाइक और कमेंट अवश्य किया करो ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिले। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान में अतीतों और अतीत की वर्तमानता में विश्वास रखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा कहा गया कथन है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। आदर्शवाद का विषय जहाँ आकाश है उच्चता है, वही यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती लघुता है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कहा गया कथन है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला कथन है कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि कविता व्यक्तित्व से पलायन है, एलियट जी ने, जो कि पाश्चात्य विद्वान रहे। काव्य में कल्पना की अभिव्यक्ति होती है, पी.वी. शेली जी द्वारा कहा गया, जो कि एक पाश्चात्य विद्वान है। और कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है, ये वर्ड्सवर्थ जी द्वारा कहा गया, जो कि पाश्चात्य विद्वान रहे हैं। सदा काव्य मानव मन की बलवती भावनाओं की सहज उछलन है, ये भी जो है वर्ड्सवर्थ का ही कथन है। सदा काव्य जो होते हैं वे मन की बलवती भावनाओं की सहज उछलन, किन्होंने माना है सद काव्य को? मन की बदलती भावनाओं का उछलन किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने। इस प्रकार से कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि भी वर्ड्सवर्थ ने मानी है। काव्य में कल्पना की अभिव्यक्ति होती है, ये कहा है पी.वी. शेली ने। और उसके बाद कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि कविता व्यक्तित्व से पलायन है, ये कथन कहा है एलियट जी ने। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कथन और देख लेते हैं भाई, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। परीक्षा में DSSB की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिसे
सामूहिक मन क्षेत्रवर्ती से उठकर हम कर सकते हैं जन राष्ट्र संगठन। तो ये पंक्ति जो है किसकी है, तो ये पंक्ति सुमित्रानंद पंत की है, लोकायतन रचना से इन्होंने ली है। तो देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो रस से उसकी मुक्ति नहीं होती, किस आलोचक का कथन है, तो डॉक्टर नागेंद्र जी का ये कथन है कि डॉक्टर नागेंद्र जी के काफ़ी सारे कथन हम पढ़ चुके हैं। तो देख लेते हैं, एक कथन ये भी उन्होंने नई कविता के संबंध में कहा है कि नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं होती। तो ये कथन जो है डॉक्टर नागेंद्र जी का है, ध्यान रखना है भाई, 1 मिनट। उसके बाद देख लेते हैं आगे। उर्मिला के विरह में मानव की पुकार है, यह अधिक स्वाभाविक है, साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं, यह विश्वव्यापी है, ये कथन भी है डॉक्टर नागेंद्र जी का, ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, सुमित्रानंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है, तो सुमित्रानंदन पंत जो है आलोचना के क्षेत्र में डॉक्टर नागेंद्र जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है। उसके बाद अगला कथन देखते हैं, सूरदास की राधा केवल विलासिनी नहीं, श्री कृष्ण के साथ उनका केवल युवा काल का संबंध नहीं पर किया नायिका भी नहीं, यह कथन किस आलोचक का है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कथन कहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, साहित्य समीक्षा अनंत विचार जगत की वस्तु है, नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा कही गई है। जीवनी परक आलोचना महाप्राण निराला एवं महायशी महादेवी वर्मा किसने लिखी, तो ये जीवनी परक आलोचना है, दोनों के दोनों महाप्राण निराला और महायशी महादेवी। तो ये जो रचना लिखने वाले कौन है, गंगा प्रसाद पांडे, और गंगा प्रसाद पांडे जी ने ही निराला को महाप्राण की उपाधि दी थी, महाप्राण नाम से भी निराला जी को जाना जाता है। तो ये पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, महाप्राण किस कवि को कहा जाता है, तो निराला जी को कहा जाता है, और गंगा प्रसाद पांडे जी द्वारा ये कहा गया, और महाप्राण की उपाधि से गंगा प्रसाद पांडे जी द्वारा ही प्राप्त हुई। महाप्राण निराला और महायशी महादेवी वर्मा नामक गंगा प्रसाद पांडे जी ने 2 जीवनी परक जो है आलोचनात्मक रचनाएं की हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, सभी को पता है, आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा जी है। उसके बाद आधुनिक युग के चरण कौन है, तो रामधारी दिनकर जी को माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो ने मुकरियों पहली और 2 खुसरों की रचना की और उनकी भाषा क्या थी, तो अमीर खुसरो ने जो मुकरिया पहली और 2 खुसरों की रचना की, उसकी मुख्यतः भाषा जो है खड़ी बोली रही है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए, तो सर्वाधिक लोकप्रिय यानी कि सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस। और अवधी भाषा का पहला महाकाव्य पूछ लिया जाए, प्रथम महाकाव्य पूछा जाए, तो चंदायन को कहा जाता है। अवधी भाषा का जो पहली रचना है वो चंदायन मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, मुल्ला दाऊद जी की। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है, देख लेते हैं। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय देख लिया हमने रामचरितमानस, और अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो भाई चंदायन ने पद्मावत रहेगा, पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा रचित है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो बढ़ते हैं आगे। चंदायन सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है, तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों की बात आए तो सूरदास, और अष्टछाप के सर्वप्रथम कवि पूछ लिया जाए तो कुम्मन दास का नाम आएगा, कुम्मन दास। ये आपको ध्यान रखना है, एक एक प्रश्नों को उसका जो है एनालिसिस करते हुए जो है एक दूसरे तथ्य को जोड़ते हुए याद करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता आप सभी को पता है महादेवी वर्मा। उसके बाद देख लेते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, और अपभ्रंश के प्रथम व्याकरणाचार्य जी हेमचंद्र जी रहे हैं, जिन्होंने शब्दानुशासन
लिखा है अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी आंचल में दूध है और आँखों में पानी। इस रचना के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त जी है, जो कि यशोधरा कविता से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। छायावाद के आधारस्तंभ नामक पुस्तक किसकी है? तो गंगा प्रसाद पांडे जी ने लिखी छायावाद के आधारस्तंभ। उन्होंने छायावाद के आधारस्तंभ नामक जो पुस्तक लिखी है और उन्होंने जो है 2 जीवनी परक आलोचनात्मक कृतियाँ भी लिखी है, जिसमें कि महाप्राण निराला और महायशी महादेवी वर्मा, ये 2 रचनाएं भी गंगा प्रसाद पांडे जी की है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछी जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारा। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न 40 प्रश्नों को हम पहले कर चुके हैं, तो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जवाहरलाल एक मध्य बिंदु नेहरू जी विचार और व्यक्तित्व नेहरू की अनुभूतियाँ नामक निबंध किसने लिखे? तो ये सभी के सभी निबंध जो है ये किसके द्वारा लिखे गए? ये है शांति प्रिय द्विवेदी जी के। छायावाद को करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद किसने माना है? तो महादेवी वर्मा जी ने माना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरविंद दर्शन एवं अंतश्चेतनावाद का प्रभाव विश्लेषण अंत के किस भूमिका में प्रकट होती है? तो उत्तरा में प्रकट होती है। किस छायावादी कवि ने कवि क्रम को आध्यात्मिक क्रम बताया? तो जयशंकर प्रसाद ने छायावादी कवि ने कवि क्रम को जो है एक आध्यात्मिक क्रम बताया है। शुद्धवेतावाद के प्रवर्तक जो है वल्लभाचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने पुष्टि मार्ग भक्ति का प्रवर्तन किया था। उसके बाद देख लेते हैं आगे। सूफी रचना अनुराग बांसुरी के रचनाकार जो है नूर मोहम्मद जी है। भक्ति काल के किस प्रसिद्ध रीति निरूपण ग्रंथ रास पंचयदाई के लेखक नंददास जी हैं? तो प्रसिद्ध रीति निरूपण ग्रंथ रहा है रास पंचयदाई नंददास जी का। ये भी पूछा जा सकता है ये किस प्रकार का ग्रंथ है रास पंचयदाई नंददास जी का? तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक रीति निरूपण ग्रंथ है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य माना जाता है चंदायन। सूफी प्रेमाख्यान प्रथम काव्य कौन सा माना जाता है? अभी हमने पढ़ा था मुल्ला दाऊद जी का चंदायन। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानदेव जी है, जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले 4 प्रमुख संत कवि हुए हैं नामदेव, ज्ञानदेव, जिन्होंने वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। उसके बाद जो है एक विद्वान हुए हैं एकनाथ और तुकाराम। ये 2 विद्वान और हुए हैं, एक हुए हैं एकनाथ, दूसरा है तुकाराम। तो नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये 4 महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कवि हुए हैं, जिन्होंने जो है वारकरी संप्रदाय में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। और वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तन का जो श्रेय है ज्ञानदेव जी को जाना जाता है। पुंडरीक जी द्वारा की शुरुआत की गई थी वारकरी संप्रदाय की। फिर बाद में जो है ज्ञानदेव ने इसको आगे तक ले गए और साथ ही जो है उन 3 संत कवियों ने भी अपना योगदान दिया था। इस प्रकार से हर एक तथ्यों को आप लोगों को समझते हुए चलना है। गोरा प्रसिद्ध रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की। मृगनयनी के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा जी। भारत दूरदर्शा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। मैला आंचल कीर्ति जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। और भारत दूरदर्शा एक और रचनाकार की कीर्ति है। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत दूरदर्शा भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा और किस साहित्यकार द्वारा लिखी गई। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणदेवता ताराशंकर बंदोपाध्याय जी की रचना है। चरित्रहीन रचना जो है शरद चटर्जी की है। मुगल शहजादी में से किसकी पुस्तक जो है हुमायूं नामा लिखी? मुगल शहजादी में से जो है गुलबदन बेगम ने जो है अपनी पुस्तक हुमायूं नामा नामक जो है पुस्तक को लिखा था। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 38 लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। संस्कृत ग्रंथ है अष्टाध्यायी का संबंध है व्याकरण से। अष्टाध्यायी का संबंध जो है किससे है?
व्याकरण से। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कबीर के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन जो है बीजक है और वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई। संस्कृत में महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है जय संहिता। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया तुर्की भाषा में। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? ये है राजनीति पर। कबीर के दोहों के संग्रह का नाम क्या है? ये है बीजक। कबीर के तीनों रचनाएं जो साखी सबद रमेणी है वो दोहों कबीर के जो दोहे ये बीजक में ही संकलित है। उसके बाद देख लेते हैं कालिदास कृत माल विक्रमामित्रम क्या है? ये एक जो है नाटक है। युगवाणी के लेखक है सुमित्रानंदन पंत जी। युगवाणी युगांत युगवाणी जो रचनाएं हैं ये रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। और उसके बाद सूर सागर के रचयिता माने जाते हैं सूरदास जी। सतसई के रचनाकार की है बिहारी ने। प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। ये आप सभी को पता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यशोधरा पुस्तक के लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त जी रहे हैं। भारत भारती के लेखक भी मैथिली शरण गुप्त जी रहे हैं। कामायनी की रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। कृष्ण लीला प्रधान पहला जो संस्कृत काव्य है वो है गीत गोविंद। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के लेखक माने जाते हैं भगवती प्रसाद सिंह। कृष्ण के पार्श्व से स्वर्ण पत्र तथा श्री राधांकित कर आराधना करने वाले संप्रदाय रहे हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? वो है राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत। सत्यनारायण कवि रतन कृत रचना है भगनदूत की। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्री काव्यधारा का प्रथम जो कवि है वो माना है कुतुबुद्दीन को। उसके बाद हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सिद्ध सरहप्पा। उसके बाद हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं लल्लू लाल जिन्होंने प्रेम सागर की रचना की। हिंदी के प्रथम गीत लेखक माने जाते हैं विद्यापति जी। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र रहा है शुद्धावर्षण जो कि श्याम सुंदर सेन जी द्वारा संपादित है। उसके बाद हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्यंत मार्तंड जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ कोलकाता से। अतीत के चलचित्र के रचयिता अभी हमने पढ़ा था महादेवी वर्मा जी को माना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध आँखों में पानी ये कहा है यशोधरा जी। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई है और उनकी रचना यशोधरा से ली गई है। उसके बाद अमिय हलाल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी पर चेही चितवत इकबार ये पंक्तियाँ जो है रसलीन जी की हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं मैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।